Allah Almighty. In today's lecture, we are going to continue our discussion regarding chapter number 6 of your book, that is Corporate Governance of Pakistan by Dr. Asif. Fine, in the previous video, we discussed the introductory part or the initial topics of this chapter. Today, we are going to continue them, and the topic that we are going to discuss for today's lecture is basically the external auditor and the audit committee. As we have discussed कि audit committee हम कब बनाते हैं within the organization, जब हमें feel कर रहा हो रहा हो कि जब कुछ ऐसे matters हैं जिसे कोई प्रोफेशनल्स स्किलफुल प्रोफेशनल्स ही डील कर सकते हैं। कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा मैटर है कि जब तक उसमें हम कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, उनको एक सिस्टमेटिक ग्रुप में नहीं कन्वर्ट करेंगे, लोगों को अगर सिस्टमेटिक ग्रुप में कन्वर्ट नहीं करेंगे, हमारा काम नहीं होगा। और कमेटीज क्या हैं, वो उन ग्रुप्स, उन पीपल का जो कोलैबोरेशन है एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, वो कमेटी है। ऑडिट कमेटी सेल्फ क्या है, एज द नेम इंडिकेट कि इनका काम ऑडिटिंग करना है। व्हाट इज ऑडिटिंग? ऑडिटिंग का एक प्रोसेस है कि डिड द कंपनी परफॉर्म in a right way, did the activities performed in a right way, क्या जो भी काम हुए थे फाइनेंशियल मैटर्स खास तौर पे वो सही हुए थे, क्या जितने का चीज़ थी उतने की खरीदी गई थी, क्या अप्रूवल लिया गया था, कितने पैसे अप्रूव किए गए थे, कितने पैसे इशू किए गए थे, ये तमाम के तमाम मैटर्स हमारे लिए क्या होते हैं, ऑडिट कमेटी ये ऑडिटिंग के मैटर्स होते हैं। और ऑडिट कमेटी का काम क्या होता है, ये तमाम की तमाम चीज़ें देखिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होगा कि सर इफ़ यू आर मेकिंग एन ऑडिट कमेटी, विल यू टेक द मेंबर्स फ्रॉम द आउटसाइड, विल यू टेक द मेंबर आउटसाइड फ्रॉम द आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, क्या उसके मेंबर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से होंगे? तो बात आंसर आता है कि नो, ऑडिट कमेटी विल हैव द मेंबर्स फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो भी मेंबर्स होंगे वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से काम कर रहे होंगे। So if there are members that are working for the audit committee within the organization, सर फिर external auditor क्या है? External auditor कुछ ऐसे लोग होते हैं कि हमें ये बात तो confirm है कि whatever the thing will be concluded by the audit committee, that will be questioned in the eye of the shareholder. Whatever will be the conclusion that the audit committee will provide, that will be questioned by the shareholders. Shareholders को पता है कि ये जो तमाम members थे audit committee के, ये organization के members, इन्होंने जो बातें कही हैं उसमें जो factor of biasness है, इन्होंने जो बातें कही हैं उसमें factor of prejudice है, वो neglect नहीं किया जा सकता। इनकी बात में कोई न कोई रीज़न ऐसी लाजमी होगी जिसकी वजह से हम इन्होंने ये बातें कही हैं। मतलब अगर वो कहना कि ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड हुआ है, सीधी सच बता रहे ऑडिट कमेटी, डेट थिंग विल आल्सो बी क्वेश्चन। वो कहेंगे कि नहीं, शायद इनका कोई अपना एक ऑर्गेनाइजेशन से इख्तलाफ चल रहे हैं जिसकी वजह से इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को बुरा कह दिया। इवन और अगर वो कहें नहीं सब कुछ सही चल रहा है, ऑडिट कमेटी की ये कंक्लूजन आए, दैट विल आल्सो बी क्वेश्चन। क्योंकि इंटरनल मामले में अगर कोई क्लास के अंदर का बच्चा कहता है ना कि सर सारी क्लास अच्छी है, हम कहते हैं नहीं क्योंकि ये क्लास का मेंबर है इसलिए क्लास की तारीफ कर रहे हैं। फिर अगर कोई क्लास का बच्चा कहता है कि सर ये क्लास बुरी है, हम फिर भी कहते हैं कि नहीं क्योंकि इसको यहाँ पे क्लास के अंदर रहता है, इसके कोई ना कोई इख्तलाफ है बच्चों के साथ जिसकी वजह से क्लास को बुरा कह रहा है। अगर यही बात आके कोई बाहर का बंदा आके कह के जाता ना कि सर ये क्लास अच्छी है, ये क्लास बुरी है, दैट विल बी ऑब्जर्व इन अ डिफरेंट वे, उसे डिफरेंट अंदाज से देखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने जो एक्सटर्नल ऑडिटर की बात की है वो वही सेकंड पर्सन है जिसकी बात को हम क्वेश्चन नहीं करेंगे। हम कहेंगे कि क्योंकि ये बंदा इंडिपेंडेंट पर्सन था, दैट पर्सन वाज नॉट इन्वॉल्व इन द मैटर्स ऑफ द कंपनी, व्हाटएवर ही सेड कैन बी अ ट्रू स्टेटमेंट।
ठीक है। ऑडिट कमेटी के क्योंकि मेंबरान जो होते हैं वो कंपनी के अंदर से होते हैं और एक्सटर्नल ऑडिटर क्या होता है कि ये बाहर का बंदा होता है, इसकी बात की वेटेज ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इसने अपना इसे सिर्फ पैसे मिल रहे हैं ऑडिटिंग करने की। इसकी स्टेटमेंट में ना कोई एफिलिएशन है, ना कोई मतलब ताल्लुक है कोई कंपनी के साथ, कोई बाहमी ताल्लुक नहीं है। इसने अपनी बात जो भी कहनी है उससे पैसे लेने और ऑडिटिंग करके बता देना कि सर ये चीज़ सही है, ये चीज़ नहीं है। अब यहाँ पे देखें कि ऑडिट कमेटी एक्सटर्नल ऑडिटर से क्या क्या काम करती है। यहाँ पे निगोशिएशन विद एक्सटर्नल ऑडिटर। अब निगोशिएशन इन व्हाट सेंस, यानी किस बात पे निगोशिएट करती है? निगोशिएट करती है कि सर हम ऑडिट करना चाह रहे हैं, हमारा प्रोसेस हम बनाए ही कंपनी ने ऑडिटिंग के लिए, बट वी हैव अ टीम ऑफ इंटरनल ऑडिटर। हमारे पास इंटरनल ऑडिटर्स की टीम है। जो भी बात हमारे इंटरनल ऑडिटर्स करते हैं हम उसको एज इट इज परसू नहीं कर सकते। हम उस पर जो स्टेटमेंट बनाना चाह रहे हैं वो एज इट इज नहीं हो सकती, क्योंकि इंटरनल ऑडिटर्स आर द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। एक एम्प्लॉय कंपनी के बारे में जो कुछ कहेगा दैट विल नॉट बी as important as it should be. That should not be that is not considered as important as it should be. हमारा इंटरनल ऑडिटर जो भी बात कहता है हम उसकी उतनी वर्थ नहीं बना सकते, हम उसकी उतनी वर्थ को कंसीडर नहीं कर सकते, बिकॉज दैट पर्सन वाज द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। लेकिन अगर हम आपको एक्सटर्नल ऑडिटर के तौर पे लेके आते हैं कंपनी में, आप वही तमाम चीज़ों का ऑडिट आप करें, you will be considered as an individual person. आपका जो भी बात आप कहेंगे हम उसे क्वेश्चन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमें पता है कि आपकी कंपनी से कोई भी डायरेक्टली जो है ना स्टेक इन्वॉल्व नहीं है आपकी बात वही ऑडिट करके जो आप स्टेटमेंट करेंगे, जो एक्सटर्नल ऑडिटर्स शेयर होल्डर्स बैठे हुए हैं आपकी बात को ज्यादा वेटेज देंगे, आपकी बात को कंसीडर करेंगे कि इन्होंने अगर ये बात कह दी है तो ये ज्यादा फ्रूटफुल है, ये इनकी स्टेटमेंट ज्यादा काम की है। क्यों? क्योंकि ये जो बोल रहे हैं इनका अपना कोई भी स्टेक इन्वॉल्व नहीं है कंपनी के साथ, इन्होंने पैसे लिए और ऑडिटिंग करके दे दी। अब ये कहते हैं कि कंपनी में फ्रॉड नहीं हो रहा, इसका मतलब है कंपनी में फ्रॉड नहीं हो रहा। ये कह रहे हैं कि कंपनी में फ्रॉड हो रहा है, हो सकता है कंपनी में फ्रॉड हो। ठीक है। Verify suitability of the external auditor. Always remember that the nature of the company varies from industry to industry, or auditing activity also varies from company to company or industry to industry. कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं, कुछ ऐसे कंपनीज होती हैं कि जिनमें जो बात वो कर रहे होते हैं हम उसे उतनी वेटेज नहीं दे सकते, क्योंकि जो एक्सटर्नल ऑडिटर्स का जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है वो ऐसी फर्म्स के साथ होता है जिनका काम फर्टिलाइजर से रिलेटेड है। फर्टिलाइजर रिलेटेड कंपनीज का क्या है कि उनका प्रोसेस डिफरेंट है, उनके पैसों का हिसाब किताब डिफरेंट है, उनका स्पैन ऑफ चेन ऑफ स्पैन और क्या कहना चाहिए फ्लो ऑफ एक्टिविटीज डिफरेंट है। वो कहाँ से अप्रूवल लेते हैं, किस किस्म का उनका चेक बनता है, वेरिफिकेशन कहाँ पे होती है, फिर वो चीज़ कहाँ से आती है, फिर चीज़ की वर्थ क्या होती है, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हम कह रहे हैं ये डिफरेंट है। लेकिन एट द सेम टाइम इफ यू विल स्टार्ट टू कंपेयर फर्टिलाइजर फर्म विद द with any sort of technological firm, उसका हिसाब किताब डिफरेंट होगा। यानी अगर आप फर्टिलाइजर का लेना देना करें, वो ऑडिटर्स का जो एक्सपीरियंस होगा उनका डिफरेंट बातें होंगी, उनका तरीक़ेकार का डिफरेंट पता होगा कि फर्टिलाइजर कंपनी का ऑडिट कैसे करना है। लेकिन अगर हम उन्हीं को कह दें कि यू हैव टू परफॉर्म द ऑडिट ऑफ PIA और शाहीन, वो एक एयरलाइन कंपनी है, उनका स्पैन ऑफ कंट्रोल डिफरेंट है, उनकी ड्यूटीज डिफरेंट है, उनके जो पैसों का हिसाब किताब है वो डिफरेंट है, उनका पैसेंजर से रिलेटेड बात है, उनकी जो ऑडिटिंग होगी वो डिफरेंट होगी।
अब बात यह है कि वेरीफाई suitability of the external auditor. What sort of external auditor will be suitable to perform the audit work? वो audit work किस किस्म का जो है ना बंदा हमें चाहिए कि वो हमारा एक्सटर्नल ऑडिट कर सके। अगर तो हमारा जो बंदा जिसे हम लेके आ रहे हैं अपनी कंपनी के इस मामला को चलाने के लिए, उसके कोई एक्सपीरियंस नहीं है इन मैटर्स का, तो फिर हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि नहीं, दिस पर्सन इज नॉट अ सूटेबल पर्सन फॉर दिस जॉब। हम कंपनी है फॉर एग्जांपल बेवरेजेस की, हमारे पास ऐसे बंदे ऑडिट करने आ रहे हैं जिन्होंने आज तक कभी किसी बेवरेज कंपनी का ऑडिट नहीं किया, तो दैट person is not suitable for this job. Their resources, qualification, independence and past record. अब यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा कि जब ऑडिटिंग के लिए हम एक्सटर्नल ऑडिटर्स को कंसीडर करने लगते हैं तो हम उनके लिए डिफरेंट ऑडिट फर्म्स को कंसीडर करते हैं। आई कैप पाकिस्तान के अंदर जो इदारा है, इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, वो कंपनीज को सर्टिफिकेशन देता है, कंपनीज को ऑथराइजेशन देता है और उन्हें इजाज़त देता है कि आप भी दूसरी कंपनीज का ऑडिट कर सकते हैं। आईसीएम में भी इसमें एक इंस्टीट्यूट है, आई कैप भी इंस्टीट्यूट है, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट हैं जो ऑडिटिंग रिलेटिंग एक्टिविटीज़ को सपोर्ट कर रहे होते हैं। इनका काम क्या होता है, ऐसी फर्म्स क्रिएट करना कि जो पाकिस्तान के अंदर तमाम की तमाम जो कंपनीज अपनी एक्टिविटीज़ कर रही हैं उनका एक्सटर्नल ऑडिट करना। अब यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा कि इनका पर्पस, इफ दैट थिंग विल बी द पार्ट ऑफ योर पेपर, तो आपने हमेशा याद रखना है कि जो ऑडिटिंग फर्म्स होती हैं ये हमेशा एक्सटर्नल में कंसीडर होती हैं, क्योंकि इंटरनल कौन सी होगी, वो कंपनी के अंदर जो कंपनी के अंदर जो ऑडिटर्स काम कर रहे हैं वो उन्हें हमने इंटरनल ऑडिटर्स कंसीडर कर रहे होंगे। लेकिन जो ऑडिट फर्म जिनके साथ हम एग्रीमेंट करेंगे कि सर वी आर इनवाइटिंग यू टू कम एंड परफॉर्म द ऑडिट ऑफ दिस कंपनी, उनको हम क्या कहेंगे, उन्हें एक्सटर्नल ऑडिटर्स कहेंगे। ठीक है, अब उनके रिसोर्सेज क्या है, वो क्या क्या कितना पैसा लगाएंगे, कितनी वर्क आपके लिए लेके आएंगे, कितना टाइम स्पेंड करेंगे आपके साथ ऑडिटिंग एक्टिविटी को करने के लिए। ठीक है, क्वालिफिकेशन, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। अब यहाँ पे हमारे पास पाकिस्तान के अंदर क्या कॉन्सेप्ट है कि सीए होना चाहिए, लेकिन डिफरेंट कंपनीज में उसकी जो है ना और भी कुछ सर्टिफिकेशन होती हैं, वो भी करना ज़रूरी होता है। ठीक है, क्वालिफिकेशन उसकी क्या है, इंडिपेंडेंस क्या है। अब यहाँ पे हमने पहले भी बात की हुई है, जैसे हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में बात की थी, हम अब यहाँ पे ऑडिटर के बारे में भी वही कहेंगे कि दैट पर्सन शुड नॉट बी द इमीडिएट past employee. That person should not have any linkage with the directors or the employees of the company. That person should be independent. That person should perform the activity for the very first time. There should not be any sort of affiliation. कोई पुराना ताल्लुक, कोई इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इंडिपेंडेंस होनी चाहिए एक्सटर्नल ऑडिटर्स के लिए। ठीक है, पास्ट रिकॉर्ड उनका कैसा है, क्या उन्होंने फर्म्स के अंदर जो भी ऑडिटिंग फर्म्स थी उनमें सही काम किया है। अब यहाँ पे इसको रिकॉर्ड हम क्या करेंगे कि जिस भी ऑडिट फर्म है उससे कहेंगे कि सर आप जरा अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करें, वो खुद ही आपको ऐसे रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करेंगे कि देखिए सर हमने फलां कंपनी के अंदर ये फ्रॉड्स हो रहे थे, या ये क्या थे ग्लिचेस थे जिसे हमने हाईलाइट किया था। दैट रिकॉर्ड विल हेल्प यू टू decide that this person should this person be the right person, this person be the external auditor of the company। ठीक हो गया। उसके बाद है इंश्योर इंडिपेंडेंस। अब इंडिपेंडेंस को इंश्योर कैसे करना है कि लिंकेज नहीं होनी चाहिए, नॉन ऑडिट वर्क। हाँ, ये वाला फैक्टर भी इन्वॉल्व आप कर सकते हैं कि ऐसे काम ना कर रहा हो जो कि नॉन ऑडिटिंग में आते हो। क्यों? क्योंकि जब बंदे का ध्यान उन चीज़ों पे चले जाएंगे नॉन ऑडिटिंग के ऊपर, यानी कि जी मार्केटिंग आपकी कैसी चल रही है। अब मार्केटिंग का काम जो है ना वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम है। जब एक्सटर्नल ऑडिटर आपसे पूछने लग जाए ना कि जी आपने ये अपने जो एडवर्टीजमेंट में ये बात क्यों कही, ये ऑडिटिंग नहीं चल रही। दिस शुड बी टर्म्ड एज नॉन ऑडिट वर्क, यानी इसकी ये पहले जो काम कर रहा है एक्सटर्नल ऑडिटर,
इसमें इसकी क्या क्या नॉन ऑडिट वर्क थे, ठीक है। रोटेशन, फॉर्मर एम्प्लॉयज ऑफ द ऑडिट फर्म, यानी हम ये कह सकते हैं कि क्या ये जो कंपनी है जिसके अंदर से हमने ऑडिटर्स को लिया है अपना एक्सटर्नल ऑडिट करने के लिए, ऐसा तो नहीं है कि इस कंपनी के तमाम लोग जो कि हमारे पास जो कि काम कर रहे हैं उनमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि कंपनी से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारी कंपनी से। अगर तो क्यों उनका ताल्लुक़ हमारी कंपनी के मेंबरान में से है, यानी इफ दे वर द ओल्ड फ्रेंड, ओल्ड एम्प्लॉय, दे हैड एनी एफिलिएशन विद द कंपनी, तो ये जो भी स्टेटमेंट बाद में करने लग जाएंगे वो उसकी इंडिपेंडेंस भी फिर क्वेश्चन होने लग जाएगी कि सर ये बंदा तो पहले ही हमारा एम्प्लॉय रह चुका है, इससे हमने यहाँ से निकाला था, आज मतलब क्या कह सकते हैं वो कि हम लोगों को, एम्प्लॉयज को हमने जब फारिग किया था ना, डाउन स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम ही शायद कहते हैं कि डाउन स्ट्रीम की हमने लोगों को निकाला कंपनी के अंदर से, और उस वक्त हमने इसे भी निकाला था। लेटर दैट पर्सन बिकेम द ऑडिटर, और आज ये कंपनी को ऑडिट करने आ रहा है, तो ये इसकी स्टेटमेंट कल को क्वेश्चन होगी, क्योंकि ये जो भी बात करेगा उसमें इंडिपेंडेंस का फैक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। ऑडिट फर्म्स परफॉर्मेंस एथिक्स, अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि जब हम आई कैप से या किसी दूसरी कंपनी से कहते हैं कि हम एक ऑडिट फर्म बनना चाहते हैं, तो वो कंपनी क्या करती है, वो हमारे तमाम के तमाम मसरूफियात या एक्टिविटीज को देखती रहती है कि इन्होंने पहले पास में क्या काम किया था, आज ये क्या काम करने वाले हैं। ये चीज़ें वो क्यों देख रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने रेटिंग्स जारी करनी होती हैं। अब पाकिस्तान में कोई, जब भी आप ऑडिटिंग फर्म के ऊपर बात करते हैं तो ये इदारे जो हैं, आई कैप हो गया, आई सी एम हो गया, इन इदारों का ये काम होता है ये बताएं कि अच्छी ऑडिट फर्म्स कौन सी है और बुरी ऑडिट फर्म्स कौन सी है। अच्छी ऑडिट फर्म्स कैसे पता चलती है कि जैसे जैसे काम करते रहते हैं कुछ ऐसे फ्रॉड्स बड़े बड़े पकड़े जाते हैं, मिलियंस के इवन बिलियंस के फ्रॉड्स पकड़े जाते हैं, जिसे फिर ये अपना कंपनीज क्या करती हैं, हाईलाइट करती हैं। ये चीज़ें आई कैप को पता चलती हैं, उन्हें पता चलती है कि ये ऑडिट फर्म बड़ी काम की है, इसने इतने बिलियंस का फ्रॉड पकड़ा है। उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि ये फ्यूचर के अंदर जब भी एक्टिविटी परफॉर्म करने लगते हैं तब वहाँ पर भी इनकी ये जो वर्थ क्रिएट हो जाती है ना ऑडिट फर्म की, बड़ी मैटर करती है। नई कंपनीज भी कहती हैं कि ठीक है हमारे भी आप ऑडिट करें, अगर हमारे पास भी कोई फ्रॉड हो रहा है तो आप उसे हाईलाइट करें। ये चीज़ें बड़ी काउंट की जाती हैं, और क्या कहते हैं इनकी परफॉर्मेंस की रिपोर्ट्स बनती हैं जो सबमिट होती हैं। तो हम क्या कोशिश कर रहे होते हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन कि इफ़ वी आर विलिंग टू परफॉर्म द एक्सटर्नल ऑडिट बाय द एक्सटर्नल ऑडिट फर्म, that audit firm's performance should be वर्थफुल फॉर द इंडस्ट्री। यानी हम ये कहते हैं कि अगर हम अपना एक्सटर्नल ऑडिट किसी ऑडिट फर्म से करवा रहे हैं तो उस ऑडिट फर्म की जो है ना परफॉर्मेंस, वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए। उन्होंने पास में कोई ना कोई फ्रॉड्स पकड़े हो, पास में कोई ना कोई उनकी अच्छी वर्थ हो, जिसकी वजह से आप कल को जो भी बात वो करेंगे हम अपने शेयर होल्डर्स को बताएंगे कि सर इन ऑर्डर टू परफॉर्म दिस एक्सटर्नल ऑडिट वी कॉन्टेक्टेड देम, दे आर द टॉप रेटेड ऑडिट फर्म्स ऑफ पाकिस्तान। इनको हमने इसीलिए सिलेक्ट किया कि पास में भी इन्होंने फ्रॉड्स पकड़े थे, ये बड़ा अच्छा काम करते हैं। इन्होंने अगर ये स्टेटमेंट कही है हमारी कंपनी के बारे में तो ये स्टेटमेंट बड़ी वर्डफुल है, ठीक है। अगर वो आके ऑडिट फर्म कहती है कि कंपनी में कोई फ्रॉड नहीं हो रहा तो वो भी उसकी भी वेटेज होगी। अगर ऑडिट फर्म आके ये कहती है कि कंपनी में फ्रॉड हो रहा है उसकी भी वेटेज होगी। तो कंपनी हमेशा ऑडिट फर्म की परफॉर्मेंस को देखने के बाद डिसाइड करती है कि whether this audit firm should perform the audit of our company or not, ठीक है।
discusses report management letter with external auditor. Always remember कि audit committee आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट, यानी जब वो एस्टेब्लिश हो जाती है ऑडिट कमेटी, उनका काम ना एक ब्रिज की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो एक ब्रिज के तौर पे काम कर रही होती है ऑर्गेनाइजेशन और एक्सटर्नल ऑडिटर के दरमियान। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन से चीज़ें मिलनी जानी है एक्सटर्नल ऑडिटर्स को, और एक्सटर्नल ऑडिटर जब कोई भी चीज़ उसे चाहिए होती है वो ऑडिट कमेटी को बताती है कि सर हमें ये चीज़ चाहिए अपनी ऑडिटिंग का काम शुरू करने के लिए। तो जो भी वो चीज़ डिमांड करते हैं हमारी ऑडिट कमेटी उन्हें वो चीज़ प्रोवाइड करती जाती है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमें फाइनेंशियल रिपोर्ट्स चाहिए, हमें एक्चुअल लेजर्स चाहिए, हमें एक्चुअल ट्रायल बैलेंस चाहिए, क्योंकि आपको पता है ना एनुअल रिपोर्ट के अंदर एनुअल रिपोर्ट के अंदर आपका एंडिंग स्टेटमेंट्स होती हैं, इनकम स्टेटमेंट होती है, बैलेंस शीट होती है, जो एंड रिजल्ट होता है किसी चीज़ का। हमें क्या पता है कि उसके अंदर जो अगर कैश लिखा हुआ है वाकई कैश लेजर में इतने ही पैसे पड़े हुए हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, कुछ इंटरनल चीज़ें होती हैं जिसे हम डिमांड करना शुरू कर देते हैं, और हम एक्सटर्नल ऑडिटर के तौर पे सबसे पहले जाते हैं ऑडिट कमेटी के पास, उनसे कहते हैं कि नहीं सर आप ना हमें लेजर का रजिस्टर दिखाएं, हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ इतना पैसा लगा है। कि फॉर एग्जांपल पिछले साल कैश का बैलेंस था 1 लाख रुपए, इस साल कैश का बैलेंस है सिर्फ 10,000 रुपए, 90,000 रुपए कहाँ गया। ठीक है, ये बात मैं सिर्फ आसान लफ्जों में कह रहा हूँ, बट दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी कैन बी इन बिलियंस। कि पिछले साल 10 बिलियन था, इस साल सिर्फ 1 या 2 बिलियन रह गया, तो 8 बिलियन कैश कहाँ गया। वो कहें जी ये इस्तेमाल हो गया, उनसे कहें ठीक है आप अपनी ना एक लेजर उठा लें, ट्रायल बैलेंस उठा लें, अपने सारे के सारे जो भी इनवॉइसेस हैं वो ले आए, बिल्स जिसे हम कहते हैं आसान लफ्जों में, हम उसे चेक करते हैं कि कहाँ पे कितना पैसा लगे, कौन सी पार्टीज है जिनके लिए जिन्हें हमने पैसे दिए और उनसे अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट हुआ है, कितनी चीज़ों की कितने पैसों की क्या मर्चेंडाइज आई है, क्या रॉ मटेरियल परचेज किया, ये तमाम चीज हम स्टार्ट करते हैं देखना। ठीक हो गया, और ऑडिट कमेटी ये चीजें डिस्कस करती है विद द एक्सटर्नल ऑडिटर। ठीक हो गया। अब सिचुएशन इन पाकिस्तान, सिचुएशन इन पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं ऑडिट कमेटीज़ के हवाले से, तो पाकिस्तान में हर तकरीबन ज़्यादातर कंपनीज क्या करती हैं कि क्योंकि पाकिस्तान में कंपनी फैमिली ओरिएंटेड है, तो उन्हीं फैमिली का कोई ना कोई बंदा जिसे वो समझते हैं कि यार ये ना ज़रा सही काम कर सकता है, उसे वो ऑडिट कमेटी का मेंबर बना देते हैं। लेकिन जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं वहाँ पे फैमिली ओरिएंटेशन को नहीं देखा जाता, पर्सनल फेवरेटिज्म को नहीं देखा जाता, वहाँ पे कुछ ना कुछ ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म समझ आता है while selecting the members of audit पेइंग कमेटी। ठीक है, ऑडिट कमेटी के मेंबर्स को ढूंढने के लिए जो तरीकेकार पब्लिक लिमिटेड कंपनीज का, दैट इज फार बेटर देन द प्रोसीजर टू सिलेक्ट द member in a private limited। ठीक है, law is being followed in words but often not in spirit। ठीक है, लफ्जी तौर पे तो कानून इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान में, लेकिन उसकी ख्वाहिश नहीं है। यानी अगर हम कहें ना कि कानून तो ये कहता है कि जो आपका टैक्स बनता है आप उतना ही टैक्स पे किया करें, आपके प्रॉफिट के ऊपर जितनी परसेंटेज ऑफ टैक्स हमने बता दिया, इम्पोज कर दिया, आप उतना ही टैक्स पे किया करें। लेकिन हमारी कंपनी जो पाकिस्तान में है उनका क्या प्रोसेस ज़्यादा चलता है कि दे प्रेफर टू शो लॉस इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट। वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि जी हमें तो बड़ा लॉस हो रहा है। Why they are doing that? Because they have the idea that if there will be a profit, we have to if there will be a profit, we will have to pay more tax. But if we will show the loss, तो उसमें हमें टैक्स क्या हो जाएगा, कम होगा। अब कानून को फॉलो तो कर रहे हैं कि अगर हम लॉस शो करेंगे तो टैक्स कम देना पड़ेगा, और अगर प्रॉफिट शो करेंगे तो हमें देना पड़ेगा। हम कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं, लेकिन उसका जो एक पर्पस है कि भाई कानून तुम्हें कह रहा है कि मतलब टैक्स अथॉरिटीज तुम्हें कह रही है कि इतने पैसे आपने टैक्स देना है, आप उसे बचाने की कोशिश करते हैं, आपका स्पिरिट वो नहीं है।
कानून को फॉलो करना। कानून को फॉलो करना है इस सेंस में कि अगर नुकसान करेंगे तो फिर हमें पैसे देने पड़ेंगे, अगर नहीं करेंगे तो पैसे नहीं देने पड़ेंगे। हाँ, क्योंकि हम फॉलो करते हैं लॉ, लेकिन उसकी स्पिरिट को आप नहीं एंजॉय कर पा रहे। इसी तरीके से जो हमारे पास एक्सटर्नल ऑडिटर्स होते, सॉरी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, उनका भी ये प्रोसेस है कि देयर शुड नॉट बी एनी सॉर्ट ऑफ एफिलिएशन विद द कंपनी। अब यहाँ पे क्या प्रोसेस चल रहा होता है कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हम लेते हैं वो कानून के मुताबिक तो वो that person should not be have any affiliation। कानून हमें कह रहा है कि जी कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए उसे कंपनी के साथ, लेकिन पास एम्प्लॉय होता है, कोई ऐसी पास में उसके साथ हमारी कोलैबोरेशन एक्टिविटी या कोई इस तरह की बात लाजमी होती है कि उसकी इंडिपेंडेंस क्वेश्चन होने लग जाती है। ठीक है, फिर हमारे पास एक और बात यह है कि क्या कहते हैं, जो ऑडिट कमेटी के मेंबर्स हैं उनमें कुछ मेंबर्स हम कहते हैं कि जी ये हमें लॉ के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। अब वो बंदा आपको बताता साथ रहता है कि सर ये काम जो आप कर रहे हैं ये हमें लॉ इजाजत नहीं देता इस काम को करने की, लेकिन क्योंकि हम चाह रहे होते हैं कि बस चीज़ों को ना फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं, और फॉर ग्रांटेड जब लेने लगते हैं तो हम वहाँ पे बहुत सारे ग्लिचेस, बहुत सारे चीज़ों को ना सरपास करने लग जाते हैं, जो कि वायलेशन ऑफ लॉ है, वायलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो लॉ हम कहते तो हैं जी सर हमने ये बात फॉलो की हुई है, ये देखिए हमारे पास मेंबर भी है, आपने हमें कहा था मेंबर रखने, हमने लेकिन उस मेंबर की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए वो हम उस ट्रू स्पिरिट में लेके नहीं आते। ठीक हो गया। Often executive directors are the members of an audit committee। ये बड़ी खराबी होती है पाकिस्तान के अंदर कि ऑडिट कमेटी के अंदर आप कोई प्रोफेशनल या मैनेजर को रख लें ताकि उसकी जो बात इंडिविजुअलिटी है वो कायम रहे, वो जो भी बात करे उसे कोई क्वेश्चन ना कर सके, उसकी जो इन्वॉल्वमेंट है मैटर्स में वो एक इंडिपेंडेंट फॉर्म की होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ही मेंबर बन जाते हैं, वो कंपनी को कभी भी बुरा नहीं होने देते, वो कोशिश करते हैं कि कंपनी हमेशा अच्छी दिखाई दे, कि तमाम की तमाम चीज़ें अच्छी हो रही हैं, कोई कंपनी में मसला नहीं है, कोई कहीं पे फ्रॉड नहीं हो रहा, तमाम जो भी बातें हम करते हैं एज इट इज होती हैं, कहीं पे भी बुरा वक्त नहीं आया हुआ कंपनी के ऊपर। अब ये चीज़ क्या है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है, जबकि अगर एक मैनेजर होगा या एक्सटर्नल बंदा होता वो राइट स्टेटमेंट देता, वो कहता है कि नहीं कंपनी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, कंपनी में कई सारे फ्लोज हैं इन द ऑपरेशनल एक्टिविटीज, ठीक है, कंपनी बहुत सारे काम सही नहीं कर रही, ये तमाम जो फैक्टर्स हैं ना वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन तो हाईलाइट कर सकता है, लेकिन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स अगर कोई मेंबर ऑडिट कमेटी का कोई मेंबर ये चीज़ आपको हाईलाइट करने भी लग जाएगा ना कि सर यहाँ पे ये गलती है, तो एग्जीक्यूटिव एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दैट पर्सन विल स्टार्ट टू हेट दैट पर्सन। वो कहेगा कि नहीं आप ये बात क्यों कह रहे हो, you are the member of this company, if you are trying to say that this is the not the that this company is not performing the activities in a right way, आपको ऐसा कर चाहिए आप यहाँ से कंपनी को छोड़ के चले जाएंगे। यानी वो मेंबर्स को डांटने लग जाएंगे कि आई हैव द अथॉरिटी, आई हैव द सुप्रीम पावर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ मैं कंपनी का, आज आप ऑडिट कमेटी में बैठ के कंपनी को अगर बुरा कह रहे हो तो कल को मैं आपको इस कंपनी से निकाल भी सकता हूँ। ठीक है, ये वाली जो बात है ना, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इम्पोज करने लग जाते हैं अपने ऑडिट कमेटी के मेंबर्स को, या जो आपकी जो कोई भी उसका पार्ट होता है ऑडिट कमेटी का, उससे वो डराने लग जाते हैं कि अगर आपने ये बात की, अगर आपने ऐसी स्टेटमेंट दी तो दैट यू विल बी फायर्ड फ्रॉम द कंपनी। तो वो बेचारे जो सारे मेंबर्स होते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के डर से कोई बात नहीं करते ऑडिट कमेटी के अंदर। ठीक हो गया। In some cases, company's chairman or CFO is made chairman of audit committee। अब CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जिसने कंपनी के तमाम फाइनेंशियल मैटर्स को देखा है, पैसा उसने ही दी है, उसने ही सारी चीजें चलाई हैं, उसने ही कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से पैसा जा रहा है, कहाँ से हमारा सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या था, कितने पैसे इंटरेस्ट दिया, ये चीजें हमने CFO के सपोर्ट की हुई थी। अब उसने अगर उसमें कोई फ्रॉड किया हुआ है और कल को हम उसी को ऑडिट कमेटी का चेयरमैन बना के बिठा दें तो वो कभी भी अपने फ्रॉड्स को सामने नहीं आने देगा। जब उससे एक्सटर्नल ऑडिटर्स आके कहेंगे ना सर हमें ये स्टेटमेंट दे दें, हमने ये चीज़ चेक करनी है, वो कहेगा नहीं सर ये स्टेटमेंट तो हम शेयर ही नहीं करते, कंपनी के अंदर ये रूल है
कि ऐसी स्टेटमेंट, ऐसी बातें हमने अपने जो है ना एक्सटर्नल ऑडिटर्स के साथ शेयर ही नहीं करनी। अब ये क्या है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्यों ये क्वेश्चन मार्क है? कल को हमें तो क्या कहा गया था कि इंडिपेंडेंट पर्सन रखने हैं ऑडिट कमेटी के अंदर जो कि सही बात करें। हमने सीएफओ को, जिसने सारी मालियाती काम की हैं, फाइनेंशियल मैटर्स को संभाला है कंपनी के, हमने उसे ऑडिट कमेटी का मेंबर बना दिया। ऑडिट कमेटी में अब वो जो भी बात करेगा वो तो कहेगा सब कुछ अच्छा चला है, मैंने बिल्कुल ठीक पैसा लगाया, सही जगहों से सही इंटरेस्ट आया, इतने परसेंट इंटरेस्ट था मैंने वो पे किया, इतने परसेंट डिविडेंड था मैंने वो पे किया, कहीं पे भी कोई भी फ्रॉड नहीं आया, और उसने हो सकता है पैसा कहीं ना कहीं से खुद निकाल लिया हो। अब बात यह है कि अगर तो ऑडिट कमेटी आके ये कहेगी कि नहीं जी नहीं, हम ये नहीं करते, तो जो सीएफओ का चेयरमैन है कल को वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में बैठ के ऐसे लोगों को फारिग कर देंगे जो कंपनी के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ हमेशा याद रखिएगा जो एक्सटर्नल ऑडिटर्स हैं उनके लिए भी ये प्रॉब्लमेटिक थिंग बन जाती है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमने क्या चीज़ को ऑडिट करना है, हमने फाइनेंशियल मैटर्स को ऑडिट करना है कि क्या पैसा सही जगह पे सही पर्पस के लिए लगे। लेकिन ये जो बंदा हमारे साथ बैठा हुआ है सीएफओ के तौर पे, ये बंदा हमें कह रहा है कि जी कंपनी सब कुछ ठीक कर रही है, कंपनी ने कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी के अंदर हर मैटर को सही तरीके से लगाया गया है। इस बंदे की वो वर्थ नहीं रह गई। ये कंपनी का खुद सीएफओ है, इसने खुद पैसा इस्तेमाल किया। आज ये बंदा हमें कह रहा है कि जी कंपनी ने बिल्कुल ठीक काम किया है, और जो भी उससे हम ऐसी चीज़ें मांगते हैं कि ठीक है हमें इसकी इनवॉइस दिखा दें कि आपने 1 लाख रुपए की वाकई चीज़ ली है या नहीं, वो हमें इनवॉइस ही नहीं दे रहा। कह रहा नहीं जी नहीं, हमने ये चौक से या जो है ना ये फलां मंडी से या फलां जगह से ये चीज़ परचेज की थी, इसके इतने पैसे थे। हम उसे कहते हैं इनवॉइस दिखा दें सर, कहता नहीं इनवॉइस नहीं मैं दे सकता। फिर इनवॉइस अगर दे भी दे तो वो हम उसे जो वर्ड यूज़ करते हैं बोगस फेक वॉइस दे देते, इनवॉइस दे देते हैं। उस इनवॉइस के ऊपर जो नंबर लिखा गया हमने उसे कांटेक्ट किया, वो शॉप ही एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। या वो शॉप की जब हमने उसने कॉल अटेंड की, हमने उससे पूछा कि सर आपसे इस कंपनी ने ये चीज़ परचेज की है, तो वो कह रहे थे कि हमें तो पता ही नहीं है, या क्या कह सकते हैं जी परचेज किया लेकिन हम उसके बारे में डिटेल्स नहीं बता सकते। तो ये तमाम चीज़ें ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बनती जाती हैं, स्पेशली फॉर द एक्सटर्नल ऑडिटर्स, क्योंकि जब आप ऑडिट कमेटी का चेयरमैन ही सीएफओ को लगा देते हैं तो फिर आपको वो चीज़ें ही प्रोवाइड नहीं करता जो कि आपको ऑडिटिंग पर्पस के लिए चाहिए होती है। ठीक हो गया? सिंस द होल बोर्ड इज subservient, no hope for truly independence member of audit committee। ठीक है, हम हमेशा याद रखिएगा कि जब होल बोर्ड मेंबर सबसर्विएंट होते हैं, यानी सबसर्विएंट का मतलब होता है ताबेदार बैठे होते हैं, हर कोई कहता है जी 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 कंपनी ने हाँ ये बात बिल्कुल ठीक कही है, ये चीज़ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई दूसरी दो राय नहीं है, ये जो इन्होंने ये बात की हाँ ये बिल्कुल ठीक कही है। ऐसे इस किस्म के जो मेंबर्स होते हैं ये आपको फिर असल ऑडिट काम नहीं करने देते, आपकी जो एक्चुअल वर्थ होती है उसके बारे में आपको नहीं बता रहे होते। वो कहते हैं नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, नहीं सर जो भी बात ये कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई खराबी नहीं है। तो इंडिपेंडेंस रहती ही नहीं है। एक बंदा भी ऐसा नहीं बैठा हुआ जो कंपनी के खिलाफ कोई बात कर रहा हो, एक बंदा भी ऐसा नहीं बैठा हुआ जो कि आपको कह सके कि नहीं सर दिस एक्टिविटी वाज नॉट फ्रूटफुल, दिस एक्टिविटी वाज नॉट अकॉर्डिंग टू द प्लान। ऐसी बातें जब वो करने लग जाएं, यानी कोई भी ऐसा बंदा नहीं नजर आए आपको ऑडिट कमेटी के अंदर जो कि आपको सच बताने के लिए तैयार हो, तो फिर क्या होता है, इससे इंडिपेंडेंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क कहते हैं। और ऐसी सूरत हाल में हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ऑडिट वर्क को कंप्लीट करना एक्सटर्नल ऑडिटर के तौर पे। यानी हम अगर एक्सटर्नल ऑडिटर हैं और ऑडिट कमेटी में तमाम के तमाम मेंबर्स ऐसे ही बैठे हैं जो कंपनी को बहुत ही ज़्यादा अच्छी कह रहे हैं और हर चीज़ हर स्टेटमेंट में हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं और हमें चीज़ें प्रोवाइड नहीं करते जिससे हमने एक्सटर्नल ऑडिट करें, तो हम इस कंपनी का इंडिपेंडेंट व्यू क्रिएट कर ही नहीं सकते, या जो एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर है उसको हम हाईलाइट कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ कोई भी बंदा हमें चीज़ें प्रोवाइड ही नहीं कर रहा। ठीक हो गया?
इसके बाद है नॉमिनेशन कमेटी। नॉमिनेशन कमेटी क्या होती है कि ये लोगों को नॉमिनेट कर रही होती है एज अ फ्रूटफुल मेंबर फॉर द ऑडिट कमेटी। यानी इन लोगों को ये बात मालूम होती है कि हमने ऑडिट कमेटी बनानी है, ठीक है, ऑडिट कमेटी में क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, ठीक है, किस किस्म की इंफॉर्मेशन हमने एक्सटर्नल ऑडिटर्स के साथ शेयर करनी है, ठीक है, क्या क्या एक्टिविटीज एक्सटर्नल ऑडिटर्स परफॉर्म करेंगे जिसे इन्होंने सपोर्ट करना होगा। ये बातें हमने एज इट इज क्रिएट कर ली अपने माइंड के अंदर, ठीक है। अब नॉमिनेशन कमेटी क्या है कि नॉमिनेट करना है इसके मेंबर्स को। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं? पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी ये होती है कि कंपनी को देखती है ओवरऑल कि कंपनी में कौन से लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, किन लोगों की क्या स्किल्स हैं, किन की क्या क्वालिफिकेशन है, किन की क्या एक्सपीरियंसेस हैं। उन तमाम चीज़ों की एक प्रोफाइल क्रिएट करके उसके बाद उसमें से सिलेक्ट करते हैं कि डेट which who is the best person to become the part of the सर्टेन कमेटी। किसी और कमेटी का मेंबर बनने के लिए क्या चीज, यानी यहाँ पे सिर्फ ऑडिटिंग कमेटी की बात नहीं आ रही, यहाँ पे हर कमेटी की बात आ रही है जो कि कंपनी के अंदर अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। नॉमिनेशन कमेटी का काम ही यही है कि जो भी कमेटी ऑर्गेनाइजेशन में बन रही है उसके मेंबरान के को नॉमिनेट करना कि दिस पर्सन कैन बिकम द पार्ट ऑफ दिस कंपनी और कैन बिकम द पार्ट ऑफ कैन बी द पार्ट ऑफ कमेटी। यानी ये फलां कमेटी बन रही है, ये वाली कमेटी इस पर्पस के लिए, ये वाली कमेटी इस पर्पस के लिए, इसके लिए ये प्रोफाइल हमने दे दी है, ये बंदा बड़ा फ्रूटफुल है आपके लिए, ये सुटेबल पर्सन है। क्यों? क्योंकि ये इसकी ये एक्सपीरियंसेस हैं, ये इसकी क्वालिफिकेशन है, ये काम इसने पास में किया हुआ है, इसकी वजह से हम ये कहते हैं कि इस बंदे को आपने इस काम के लिए लगाना है, क्योंकि आपको जो रिजल्ट्स चाहिए वो ये ही बंदा आपको प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। फिर है फॉर्मलाइजेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग गुड डायरेक्टर्स एंड सीनियर मैनेजर्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि हमने कमेटी के अंदर मेंबरान रखने हैं और हमने नॉमिनेट करना है डिफरेंट कमेटीज के लिए डिफरेंट मेंबर्स को, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक प्रोसेस को फॉर्म करते हैं जिससे हमें हमेशा पता चल जाए कि अच्छा डायरेक्टर या सीनियर मैनेजर कौन है, ठीक है। उसके लिए मैंने आपको पहले ही कह दिया कि जब हम एक्सपीरियंसेस और क्वालिफिकेशन और क्या कहते हैं स्किल्स के ऊपर बात करते जाते हैं, हमें आइडिया हो जाता है कि किस बंदे के कितने स्किल्स हैं, किसको कितना एक्सपीरियंस है। उस बंदे को जिसका जितना स्किल्स, जिसके जिस चीज़ में स्किल्स होती हैं, जिस चीज़ में उसका एक्सपीरियंस होता है, उस चीज़ के अंदर उसका मेंबर बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नॉमिनेशन कमेटी जब ये उसकी प्रोफाइल देख रही होती है, कहते हैं कि जी मार्केटिंग कमेटी के लिए हमें बंदा, एचआर कमेटी के लिए बंदा चाहिए, हमें रिक्रूटमेंट कमेटी के लिए बंदा चाहिए, इस बंदे ने पास्ट में भी ऐसी एक्टिविटीज की हुई हैं, तो दिस पर्सन कैन बिकम द पार्ट ऑफ कैन बिकम द मेंबर ऑफ ऑडिट कमेटी, या दिस पर्सन कैन बिकम द मेंबर ऑफ एचआर कमेटी, दिस पर्सन कैन बिकम द मेंबर ऑफ द मार्केटिंग कमेटी, दिस पर्सन कैन बिकम द मेंबर ऑफ द रिक्रूटमेंट कमेटी, दिस पर्सन कैन बिकम द मेंबर ऑफ सिलेक्शन कमेटी। अब ये कमेटियां जो हम बना रहे हैं उनमें हमने अच्छे लोगों को और जो सीनियर मैनेजर्स हैं उनको इंक्लूड करने लग जाना है, ठीक है। इवैल्यूएशन ऑफ द डायरेक्टर्स इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, जो डायरेक्टर आपकी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को भी साथ साथ चेक करता है नॉमिनेशन कमेटी। क्यों? क्योंकि नॉमिनेशन कमेटी ने कल को जो कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं उनको चेंज भी करना है, उनको बताना, मतलब उनके लिए बंदे भी लेके आने जिसके लिए वोटिंग स्टार्ट करेंगे शेयर होल्डर्स, और वो नॉमिनेट करेंगे कि ये बंदा सीनियर मैनेजर अब नहीं रहना चाहिए, दिस पर्सन शुड बी गिवन एन एडिशनल स्टेटस ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। क्यों? क्योंकि ये बंदा कंपनी के लिए 10 सालों से काम कर रहा है, इस बंदे के एक्सपीरियंस बढ़ गया है, इस बंदे की नॉलेज बढ़ गई है, इसकी क्वालिफिकेशन है, तो ये इसको हमने क्या कहते हैं फ्यूचर का डायरेक्टर कंसीडर करना है। या जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स हैं उनकी भी परफॉर्मेंस को चेक करना नॉमिनेशन कमेटी का काम है कि क्या ये बंदा अपने डायरेक्टर होने का हक अदा कर रहा है, क्या इसकी परफॉर्मेंस ने ऑर्गेनाइजेशन को फायदा पहुंचाया, क्या क्या फायदे पहुंचे हैं, कि इन कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिसके ऊपर इसने फुलफिल किया है उन फैक्टर्स को, इस बंदे की क्वालिफिकेशन ने इसे हेल्प किया, इस बंदे के स्किल्स ने इसे हेल्प किया, इस बंदे के एक्सपीरियंसेस ने इसके हेल्प किया, इसने वो पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं जो कि हम पहले नहीं देख पा रहे थे। ये जो इवैल्यूएशन का प्रोसेस है ना, ये नॉमिनेशन कमेटी कर रही होती है, ठीक हो गया। सक्सेशन प्लानिंग, एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू, सक्सेशन होता है कि इन द फ्यूचर हु विल बिकम द
who will replace this person. जब हम एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स की बात करते हैं, एट द सेम टाइम हमें फ्यूचर को भी कंसीडर करना चाहिए कि अगर आज ये डायरेक्टर है, कल को कौन डायरेक्टर होगा। आज ये डायरेक्टर है, इससे क्या स्किल्स है, कल के किस बंदे के पास ये स्किल्स हैं। आज इस वक्त कौन कौन से बंदे ऐसे हैं जिनके पास एक्सपीरियंस आता जा रहा है और फ्यूचर में वो हमारे पास एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे काम करेंगे। तो सक्सेशन प्लानिंग स्टार्ट करना भी नॉमिनेशन कमेटी की जिम्मेदारी है। ठीक है। बोर्ड साइज एंड स्ट्रक्चर। बोर्ड साइज स्ट्रक्चर में हमने क्या बात की है कि स्ट्रक्चर के लिए तो ये है ना कि टॉप लेवल पे कौन होगा, उसके बाद कौन सा बंदा आएगा, उसके बाद कौन सा बंदा आएगा, कौन किससे रिपोर्ट कर रहा होगा, कौन किसकी ड्यूटी परफॉर्म करेगा। ये है बोर्ड साइज, ये है बोर्ड स्ट्रक्चर। साइज के लिए हमारे दिमाग में पहला फैक्टर क्या आता है कि द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द बोर्ड, कितने मेंबर्स हैं बोर्ड के अंदर, कौन कौन कितने लोगों की तादाद है। फिर उसके अंदर हमने क्या किया कि 1/3 एटलीस्ट 1/3 शुड बी द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो ये चीजें भी नॉमिनेशन कमेटी के अंदर आती हैं कि वो डिसाइड करें कि हमारी कंपनी के अंदर कितने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं और कितने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं। और ये बात वो क्यों चेक करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि SEC ने डिजाइन किए होते हैं उनको फुलफिल करना होता है। उनको देखना होता है कि क्या हम जब भी कोई मेंबर्स को या जितने भी हमने लोग सिलेक्ट कर लिए हैं इस कंपनी के मेंबर या इस कमेटी के मेंबर बनने के लिए, वो उनकी तादाद सूटेबल है या नहीं है। अगर वो सूटेबल तादाद नहीं है तो फिर यही नॉमिनेशन कमेटी कुछ नए लोगों को क्या करते हैं, सजेस्ट करते हैं कि सर ये बोर्ड का साइज बड़ा छोटा है या ये बोर्ड का साइज बहुत ज़्यादा है। अगर साइज ज़्यादा है तो इतने ये मेंबर्स, क्योंकि इनका स्किल एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन कम है, इनको निकाल देना चाहिए। और ये मेंबर्स हैं, इनको इनका दोबारा ये पर्सन हैं, इनको इस कमेटी का मेंबर बना देना चाहिए अगर उनकी तादाद कम हो। ठीक है। तो ये सारा काम नॉमिनेशन कमेटी का होता है। इंशाल्लाह कल हम रेम्यूनरेशन कमेटी के ऊपर बात करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।